नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या अमेरिका ईरान पर जमीन के रास्ते हमला करेगा? ईरान भी कह रहा है कि इसका इंतजार वह इराक के युद्ध के समय से कर रहा है। जमीन के रास्ते से हमला करने का क्या मतलब है? क्या अमेरिका ने यह समझ लिया कि हवाई हमलों से ईरान को नहीं तोड़ा जा सकता है? ईरान के पास भले ही ताकतवर वायुसेना नहीं है, लेकिन उसके पास मिसाइलों की ऐसी सेना है कि केवल उसी के दम पर वह फाइटर प्लेन से लैस अमेरिका और इसराइल के छक्के छुड़ा रहा है। एक बात आपने नोट की होगी, पिछले साल जून में B-2 बॉम्बर की कितनी कहानी मीडिया में चली, उस लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को लेकर कितना कुछ लिखा गया। इस बार F-15, F-35 की भी खूब चर्चा हुई, लेकिन क्या आपने सुना कि F-35 ने ईरान में कोहराम मचा दिया है? खबर तो यही आई कि कुवैत के साथ दोस्ताना फाइट में अमेरिका के 3 F-15 विमान खाक हो गए। आपने भी कई खबरें देखी होंगी, लेकिन क्या आपको इन खबरों में अमेरिका के लड़ाकू विमानों की दहशत की कोई चर्चा सुनाई देती है? अमेरिका का एयरफोर्स तब फिर क्या कर रहा है? क्यों हेडलाइन में ईरान की मिसाइलों का जलवा है? कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के महंगे सैनिक अड्डों को ठीक ठीक बर्बाद कर दिया है और इससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। ट्रंप के बयान से लगता है कि वे ईरान के बारे में समझना नहीं चाहते और क्या कह रहे हैं उन्हें पता भी नहीं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं होगी। उसके बाद शानदार नेताओं को चुना जाएगा। हम और हमारे साथी मिलकर ईरान को बर्बादी की कगार से वापस लाने के लिए काम करेंगे। हम ईरान को आर्थिक रूप से और बड़ा, और बेहतर और शक्तिशाली बनाएंगे। ईरान का भविष्य शानदार होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन। इसी से लगता है ट्रंप ईरान के बारे में जानना नहीं चाहते, उसकी वास्तविकता से दूर हैं, जिसने कहा है कि अमेरिका के साथ अब बात नहीं होगी। सरेंडर की बात तो दूर है। अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ कह चुके हैं कि एक हफ्ते से कम समय में वे ईरान के एयर स्पेस पर पूर्ण कंट्रोल पा चुके होंगे। जहां चाहते हैं बम गिराएंगे। पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान पर आसमान से मौत और बर्बादी बरसेगी, बरस भी रही होगी। आगे इसी पर बात करेंगे कि ईरान की मिसाइलों के आगे अमेरिका और इसराइल की वायुसेना की कहानी क्यों गायब हो गई। लेकिन यह सूचना भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल टाइम्स से कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यह युद्ध खाड़ी के देशों को मजबूर कर देगा कि कुछ हफ्तों के अंदर तेल और गैस का निर्यात ठप कर दें। अगर उनकी बात सही निकलती है तो इस तबाही से हम और आप कोई नहीं बच सकता। सोमवार को कतर ने अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उत्पादन बंद कर दिया। युद्ध लंबा खींचता रहा तो कच्चे तेल का भाव $150 प्रति बैरल भी हो जाएगा। तब फिर भारत में पेट्रोल के दाम को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार आप महंगे तेल खरीदकर अमेरिका के इस युद्ध को फंड करने लग जाएंगे। ट्रंप का वह दावा कहां चला गया कि 24 घंटे में सीज फायर करा देंगे? अब खबरें चल रही हैं कि पेंटागन सितंबर तक युद्ध की तैयारी करने लगा है। यह युद्ध भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अभी तक 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ईरान में 1300 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान में तबाही से फ्रांस परेशान हो गया है, क्योंकि इसकी सीमा से लगता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि लेबनान के लिए शांति के कदम उठाने होंगे, तो ये अपनी चिंता में लेबनान की चिंता कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं इस तरह से हमला हो रहा है जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन किसी रिपोर्ट में इस बर्बादी का ठीक ठीक अंदाजा नहीं मिल रहा। ईरान में हमले की कवरेज की हालत इतनी खराब है कि CNN के एक रिपोर्टर की रिपोर्ट वायरल हो गई, जिसमें वो बता रहे हैं कि तेहरान में शांति है, दुकानें खुली हैं, पेट्रोल पंप चल रहे हैं। रिपोर्टर को हैरानी हो रही है कि तेहरान में कुछ भी फर्क नहीं। क्या वाकई ईरान में शांति ही होगी? शांति हो सकती है, लेकिन क्या युद्ध के असर को नजरअंदाज कर सकते हैं? CNN का ही एक वीडियो चल रहा है, जिसमें एंकर लाइव शो में कह रहे हैं इसराइल की सेना का आदेश है, हम वो हिस्सा नहीं दिखा सकते जहां इंटरसेप्टर है। तो क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये पत्रकार नहीं, उन देशों के रक्षा विभाग भी तय कर रहे हैं।
यह कौम शहर का वीडियो है। ईरान का बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है। जुम्मे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले हैं और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अमेरिका को शैतान बता रहे हैं। इन तस्वीरों से आप कह सकते हैं कि ईरान के लोग कितने बहादुर हैं। उन्हें पता है कि आसमान से कभी भी अमेरिका और इसराइल बम बरसा सकते हैं। इसके बाद भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने कौम के लोगों को चेतावनी दी है कि वे इंडस्ट्रियल एरिया खाली कर दें, वहां हमला होगा। ईरान की यही बात हैरान कर रही है कि जिस देश के खिलाफ दुनिया के सारे ताकतवर देश एकजुट हो गए हैं, वह देश कैसे अकेले लड़ रहा है और वहां की जनता सड़कों पर निकल आती है। कौम में रहने वाले एक भारतीय जमीर ने हमारे लिए यह रिकॉर्ड कर भेजा है। हम लोग इस वक्त कुंभ में हैं, नमाज जुमा खत्म हुई है, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि हम अमेरिका और इसराइल से डरते नहीं हैं। कह रहे मी जंगी मी मीरी साजिश ने मी पजीरी, यानी हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन कभी भी हम जालिम के सामने झुक नहीं सकते। ये देखें, हजारों की तादाद में जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, ये बताने के लिए कि हम अमेरिका और इसराइल से डरते नहीं है। हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। जंग है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम जंग से नहीं डरते, हम अपनी कौम, अपनी मिल्लत के साथ हैं। इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, करबला के मानने वाले हैं। कभी भी सर झुक नहीं सकता, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। भारत के टीवी चैनलों पर खबरें कम हैं, मिसाइलों के एनिमेशन ज्यादा हैं। युद्ध कहीं भी हो, कभी भी हो, लगता है हर बार वही मिसाइलें चलने लगती हैं। इस युद्ध का चेहरा ईरान की मिसाइलें हैं। गोदी चैनलों के कवरेज की सबसे अच्छी बात है कि रिटायर लोगों को एक्सपर्ट के रूप में राय देने का काफी मौका दिया जाता है, जिससे उनका टाइम ठीक ठाक कट जाता होगा, वरना ये लोग अपने मोहल्ले में झगड़ा कराने लग जाते। जिस देश की सरकार इस युद्ध को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, उस देश में राय देकर ये एक्सपर्ट शून्य भरने का काम कर रहे हैं। भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 4 हफ्तों के लिए रेटिंग पर रोक लगा दी है। रेटिंग एजेंसी बार को बाकायदा आदेश दिए गए हैं। इस आदेश पत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कुछ चैनल सनसनी फैला रहे हैं। इसके कारण मध्य पूर्व के देशों में रहने वाले लोगों के परिवारों के बीच, जो भारत में हैं, घबराहट फैल सकती है। इसलिए बार को आदेश दिया गया है कि रेटिंग का प्रकाशन ना हो। क्या रेटिंग के प्रकाशन नहीं होने से गोदी मीडिया अपनी आदत छोड़ देगा? ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं, अमेरिका के पास कितने इंटरसेप्टर हैं, इसे लेकर कई सारी रिपोर्ट छप रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी हो गई है। इसे लेकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश परेशान हैं। यूक्रेन और मध्य पूर्व के देशों में इंटरसेप्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ईरान मिसाइलों से हमला कर रहा है। इंटरसेप्टर की कमी की यह खबर अमेरिका के लिए अच्छी नहीं। इतनी जल्दी इंटरसेप्टर नहीं बन सकते और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। सीबीएस न्यूज चैनल पर पत्रकार और एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि गल्फ देशों के पास इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं और अमेरिका से मदद नहीं मिल रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो जाए। ईरान अपने स्टॉक पाइल बचा रहा है और बढ़ा भी रहा है, और उसके लिए यह अच्छा है कि युद्ध देर तक चले, क्योंकि रिजीम के लिए जीतने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि इस युद्ध से जिंदा बच जाए। उतना भी हो पाया तो ईरान के लिए यह जीत है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के प्रिसीजन म्यूनिशन और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर तेजी से खर्च हो रहे हैं। कुछ ही दिन में उसे इस बात का चुनाव करना होगा कि पहले किस हमले को रोकना है। उधर ज़ेलेंस्की भी इस बहस में कूद पड़े हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका और खाड़ी के देशों ने हमसे ईरान की शाहिद ड्रोन का जवाब देने के लिए मदद मांगी है, हमसे अनुभव साझा करने को कहा है। हमारे खुद के संसाधन कम हैं, लेकिन अगर रूस से 2 हफ्ते का युद्ध विराम मिल जाता तो हम मदद कर पाते। इस तरह से ग्लोबल मंच पर युद्ध खेला जा रहा है। एक युद्ध में लड़ने के बदले दूसरे युद्ध को रोकने की गुहार लगाई जा रही है। वो युद्ध जिसके बारे में ट्रंप कहते थे, मैं 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। ईरान की रणनीति को लेकर विश्लेषण छप रहे हैं कि वो सुनियोजित तरीके से पहले एयर डिफेंस ठिकानों पर हमला कर रहा है। उसने दावा किया है कि यूएई में
अमेरिका के थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के रेडार कंपोनेंट को ध्वस्त कर दिया है। जॉर्डन से खबर है कि ईरान ने अमेरिका के एक अहम मिसाइल इंटरसेप्टर पर हमला किया है। यहां दो सिस्टम के बीच जंग है, अमेरिका के एयर पावर की और ईरान की मिसाइल पावर की। ईरान चाहता है जितनी देर होगी मिसाइलों को रोकने की क्षमता कम होगी और उसे बढ़त मिलेगी। ऐसे दावे भी आने लगे हैं कि ईरान के नए मिसाइल हमले करने लगे हैं। ईरानी विश्लेषक कहते हैं कि उनके रेगिस्तानों में मिसाइलों के भंडार हैं, लेकिन क्या वह इन्हें लॉन्च कर पाने की हालत में रह पाएगा? अमेरिका और इस्राइल उसके सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। अगर लॉन्चर नहीं रहे तब मिसाइलों से जवाब कैसे दिया जाएगा? अमेरिका का सेंट्रल कमांड दावा कर रहा है कि उसने ईरान के आसमान पर कंट्रोल पा लिया है। इस्राइल कह रहा है उसने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्चर ध्वस्त कर दी हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप के लिए दुआएं हो रही हैं। काश ट्रंप के लिए पढ़ी जा रही दुआओं का असर कुछ ऐसा भी हो जाता कि उन्हें जंग की तबाही दिख जाती और वे रोक देते। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नेतन्याहू इस युद्ध के समर्थन में बाइबिल की बात करते हैं, मुसलमानों और यहूदियों के बीच की धार्मिक लड़ाई का हवाला देते हैं। अमेरिका के मीडिया में इस तरह के लेख छप रहे हैं जो इस हमले को बाइबिल के अनुसार उचित ठहरा रहे हैं। उनके बीच बार बार ग्रेटर इस्राइल की बात होती है, जो एक धार्मिक कल्पना है कि ईश्वर का आदेश है कि इस्राइल अपनी सीमाओं का विस्तार करे। क्या ट्रंप इस तरह के मैसेज देना चाहते हैं? ईरान के खिलाफ अमेरिका में हमले का विरोध हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप इस तरह के वीडियो से अपने लिए धार्मिक आधार पर समर्थन चाहते हों? ईश्वर का भय हर किसी को होना चाहिए, लेकिन दुनिया ऐसी हो कि किसी को भी बम का भय ना रहे। इतनी सी बात ट्रंप समझ जाएंगे, इसकी उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। हमने इस वीडियो में उन खबरों का संकलन किया है जिनका संबंध युद्ध से है। आप यकीन नहीं करेंगे कि गजब गजब के दावे किए जा रहे हैं। झूठी खबरों का स्वर्ण युग आ गया है, इसलिए रनिंग कमेंट्री की तरह कवरेज से बचना चाहिए। डेक्कन हेरल्ड की इस खबर से काफी कुछ समझा जा सकता है। अगर यह सच है तो इस्राइल की बुद्धि पर हंसा जा सकता है। क्या वाकई ईरान ने जमीन पर हवाई जहाज की पेंटिंग बनाई है और उन्हें असली समझकर इस्राइल बम बरसा रहा है? क्या आप कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं इसमें वाकई दिलचस्पी रखते हैं? इनके बयानों से टीवी और अखबारों के पन्ने नाहक भरे हुए हैं, जबकि इनके बयानों का युद्ध में कोई रोल नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी अपने उस भाषण की रक्षा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्डर की समाप्ति का ऐलान किया था और अमेरिका को सुना दिया। अब वही कार्नी अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, मगर यह कहते हुए कि अफसोस भी है, यहां आम लोग मारे जा रहे हैं और जनाब अपने अफसोस को लेकर दुनिया के सामने विचारक बने हुए हैं। कार्नी ने कहा कि वे ईरान पर हमले का समर्थन करते हैं, मगर अफसोस के साथ ईरान का जो रिजीम है वो दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन हम अफसोस के साथ पोजीशन ले रहे हैं कि मौजूदा टकराव है वो इंटरनेशनल ऑर्डर के बिखर जाने का एक और उदाहरण है। तभी मैंने कहा कि ये जनाब इंटरनेशनल ऑर्डर वाले भाषण को बचाने में लगे हैं। रिकॉर्ड के लिए इन्होंने इस्राइल और अमेरिका की निंदा कर दी है कि दोनों ने अपने सहयोगियों को विश्वास में नहीं लिया, संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी नहीं ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि ट्रंप ने मध्य पूर्व को अराजकता में धकेल दिया है। उनकी यह बात तो ठीक है, लेकिन इस बात पर हंसी आएगी कि चाहे कितना भी दबाव हो, हम नैतिकता के साथ खड़े रहेंगे। क्या आपको लगता है कि स्टारमर नैतिकता के साथ खड़े रहेंगे, ट्रंप के खिलाफ चले जाएंगे? While the region has been plunged into chaos, my focus is providing calm, level-headed leadership in the national interest. That means deploying our military and diplomatic strength to protect our people. And it means having the strength to stand firm by our values and our principles, no matter the pressure to do otherwise. मैं इन नेताओं को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन इनकी मिली भगत से और आदेश से बम बरसते हैं तो गंभीरता से लेना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अमेरिका के जहाज पर ऑस्ट्रेलिया के भी सेलर थे जिसने ईरान के युद्धपोत पर टॉर्पीडो से हमला किया। इसका मतलब है इस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 सूत्रों के हवाले से लिखा कि रूस ईरान को जानकारी दे रहा है कि मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य ठिकाने कहां-कहां हैं, कैसे टारगेट करना है। इससे पहली बार संकेत मिलता है कि अमेरिका का एक और दुश्मन ईरान की मदद कर रहा है। तब सवाल उठता है कि अमेरिका ने भारत को क्यों अनुमति दी कि वह 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद ले? क्या तब अमेरिका के पास यह सूचना नहीं थी?
भारत को मोहलत देने के बाद क्या पता चला? ईरान के गार्ड्स ने अब तक इसराइल की तरफ 21 बार हमला किया। 22वें हमले की घोषणा की जा चुकी है। ईरान पर हमला कर ट्रंप खुद भी फंस गए हैं और अमेरिका को फंसा दिया है। ईरान अमेरिका के एपिक फ्यूरी का जवाब अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 से दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन को उम्मीद नहीं थी ईरान इस तरह हमला करेगा। पॉलिटिको न्यूज वेबसाइट पर छपा है कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से मांग की है कि उसके फ्लोरिडा के हेडक्वार्टर के लिए और अधिक खुफिया अधिकारी भेजे ताकि ईरान के खिलाफ कम से कम 100 दिनों तक हमला जारी रखा जा सके। सेंट्रल कमांड मानकर चल रहा है युद्ध सितंबर तक खींच सकता है। इसका मतलब है पेंटागन अभी से एक ऐसे ऑपरेशन के लिए फंडिंग देना शुरू कर रहा है जो ट्रंप की 4 हफ्ते की टाइमलाइन से काफी आगे जा सकता है। अतिरिक्त मैन पावर की मांग यह भी बता रही है कि ट्रंप की टीम को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि युद्ध कितना व्यापक हो सकता है। ट्रंप को परवाह ही नहीं कि युद्ध कब तक खींचेगा। ट्रंप कंफ्यूज लग रहे हैं। पहले दिन के हमले के बाद से इतने उत्साहित हो गए कि ट्रंप ईरान के लोगों से आह्वान करने लगे कि अब अपनी सरकार गिरा दीजिए, नई सरकार बना लीजिए। लेकिन अब कुर्दों से कह रहे हैं कि ईरान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दो। लेकिन कुर्दिस्तान की स्थानीय सरकार बयान दे रही है कि वो इस युद्ध में उतरना ही नहीं चाहती। तब भी ईरान ने इराक में कुर्दों के कुछ इलाकों पर हमला कर दिया। ईरान का कहना है एंटी ईरान ताकतों पर हमला कर रहा है। तो इन सब खबरों को देखकर लगता है ट्रंप बिजनौर और जालौन के लोगों से भी कह सकते हैं कि उनसे हो नहीं रहा है, आप लोग ही ईरान पर अटैक कर दो। एक तरफ अमेरिका कह रहा है ईरान में लोकतंत्र की बहाली के लिए हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इराक के कुर्द लोगों को भड़का रहा है कि हथियार हमसे ले लो और ईरान पर हमला कर दो। एक सुपर पावर मिर्जापुर और जौनपुर के बाहुबलियों से मदद मांगे, इससे अच्छा है अपना युद्ध रोक दे। इस बीच कांग्रेस पार्टी के सदस्य ईरान के दूतावास गए, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या पर संवेदना व्यक्त की और ईरान के बहादुर लोगों की तारीफ की। इस दल में सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा भी शामिल थे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दूतावास जाकर शोक व्यक्त किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर क्यों नहीं गए, इसे लेकर सवाल उठा। ईरान में अस्पतालों, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों पर हमला किया गया। अब रिहायशी इलाकों और तेहरान यूनिवर्सिटी के पास भी हमले होने लगे हैं। क्या तेहरान के अस्पतालों और यूनिवर्सिटी के नीचे आतंकी अड्डे हैं? गजा पर हमले के समय रिहायशी इलाकों पर बम गिराने का एक तर्क दिया गया। शहर के नीचे हमास की टनल बिछा दी गई है। कभी वो सुरंगें मिली नहीं जिनके बारे में कहा गया कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे है। पूरे अस्पताल को बर्बाद कर दिया गया। अब फिर तेहरान और बेरूत पर उसी तरह के हवाई हमले हो रहे हैं। ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका किस चीज के लिए लड़ रहा है, अमेरिका में ही क्लियर नहीं। ज्यादा से ज्यादा अमेरिका और इसराइल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका को मध्य पूर्व के देश में कभी बड़ी सफलता मिली नहीं। इराक से लेकर अफगानिस्तान तक बर्बादी के ही निशान आज भी नजर आते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।